बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। कहने वाले तो कहते हैं जी का जाना ठहर गया है। इस्लामाबाद की सियासी फजा में तब्दीली की हवाएं चल रही हैं और बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि खान साहब अब लाडले नहीं रहे। कल तक खान साहब ये फरमा रहे थे कि उनके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। अब वो ये कह रहे हैं कि अगर -1 हो भी गया तो नजरिए से पीछे नहीं हटेंगे। सवाल यह कि एक ही रोज में ऐसी क्या तब्दीली आई कि खान साहब के अलावा कल तक कोई ऑप्शन नहीं था और अगले दिन वो असेंबली में खड़े होकर ये फरमाते हैं कि कुर्सी आनी जानी चीज है लेकिन नजरिया बाकी रहना चाहिए। खान साहब ने खोलकर बता दिया है कि वो जा भी सकते हैं और जो जाने की बातें की जा रही हैं वो बेबुनियाद नहीं है। तो इनडायरेक्टली वो इस बात की भी तस्दीक कर रहे हैं कि -1 फार्मूला कहीं ना कहीं डिस्कस हो रहा है और वो अप्लाई भी हो सकता है। मैंने ये नहीं कहा कि हमारी गवर्नमेंट नहीं जाने वाली, या मैंने ये नहीं कहा जिस तरह कभी को कह जी कुर्सी बड़ी मजबूत है। कोई मजबूत नहीं होता। आप आज हैं कल नहीं है। हमारी जमात को, हमारी गवर्नमेंट को कोई नहीं करा सकता जब तक कि हम अपने नजरिए पे खड़े रहें, अपने प्रिंसिपल। सारा शोर मचा हुआ कि किसी तरह बस 6-7 लोगों को इमरान खान कह कि जी फिक्र ना करो मैं NRO आपको दे दिया, किसी तरह -1 करवा के ये बच जाएंगे। ये -1 हो भी गया तो बाकी भी कोई इनको नहीं छोड़ेगा इंशाअल्लाह। तो पिछले चंद दिनों की एक्सरसाइज से लगता यूं है कि जिनकी गर्दन में सरिया था वो निकल चुका है। खान साहब ने 2 साल अरकान असेंबली और इत्तेहादियों को घास नहीं डाली। मुख्तलिफ हलकों की भरपूर सपोर्ट से उन्होंने जो चाहा वो हासिल कर लिया, लेकिन हुकूमत की 22 माह की कारकर्दगी से बहुत सी ताकतें जो खान साहब के साथ खड़ी नजर आती थी उन्होंने बज़ाहिर खुद को न्यूट्रल कर लिया। तो बजट की मंजूरी के बाद आईनी तौर पर वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ फौरी तौर पर तहरीक अदम-ए-इत्तेमाद नहीं लाई जा सकती। इसके बावजूद खान साहब जो कौम से कहा करते थे कि घबराना नहीं, अब खुद घबराए हुए नजर आते हैं। वज़ारत-ए-उज़्मा मिलने के बाद पहली बार खान साहब ने पार्टी के सरबराह के तौर पर बिहेव करना शुरू कर दिया है और अपने अरकान को नजरिए पर इकट्ठा होने की तबलीग कर रहे हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि खान साहब का वो नजरिया क्या है जिस नजरिए की वो बात कर रहे हैं। पिछले चंद महीनों को देखें तो पिछले चंद महीनों में जो सबसे बड़ा नजरिया नजर आया वो यू टर्न था। हर फैसले और बयान और पॉलिसी पर खान साहब ने यू टर्न लेने के जो रिकॉर्ड कायम किए हैं वो अब तारीख का हिस्सा बन चुके हैं। खान साहब मुल्क से करप्शन के खात्मे का नजरिया लेकर आए थे, लेकिन आज उनकी हुकूमत के आम ओहदेदारों पर करप्शन के कई इल्जामात हैं। चीनी स्कैंडल से लेकर पेट्रोलियम स्कैंडल तक अरबों रुपए की लूटमार अब भी जारी है। तो खान साहब करप्ट लोगों का तल्लुक अपोजिशन से हो या फिर हुकूमत से हो, एहतसाब के अमल में यानी एहतसाब को शफाफ रखने में नाकाम रहे हैं। बज़ाहिर एहतसाब करने आए थे लेकिन वो इंतकाम बन चुका है। तो इसमें सिर्फ अपोजिशन को नैब से रगड़ा लगाना, इसी को एहतसाब समझ लिया गया है। और इंतकामी कार्रवाई क्या इसे नजरिया कहा जा सकता है? तो खान साहब ये फरमा रहे हैं कि नजरिए पर कायम रहे तो इनकी हुकूमत कोई नहीं गिरा सकता। तो लोग अब उस नजरिए को ढूंढ रहे हैं जिसकी बुनियाद पर हुकूमत कायम रखी जा सकती है। अरे मेरे खर्चे सब कुछ मैं इसलिए करता हूं कि मुझे कभी फिक्र ना हो अपनी कुर्सी छोड़ने की। कभी भी मुझे अपने असूलों पे और नजरिए पे कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े। कभी भी आपको अपनी कुर्सी छोड़ने से घबराना नहीं चाहिए। कुर्सी आने जाने की चीज है, लेकिन जो आपको कभी छोड़ना नहीं चाहिए वो है आपका। तो दुनिया मुकाफात अमल है। कल तक जो लोग दूसरों को ताना दिए करते थे कि उनका बयानिया क्या है, उनका नजरिया क्या है, वोट को इज्जत दो का नारा लगाने पर उनका मजाक उड़ाया करते थे और नजरिए की बुनियाद पर सियासी जद्दोजहद की हकीकत को मानने से इनकारी थे, आज वो भी नजरिए की बुनियाद पर हुकूमत में रहने के दावे कर रहे। तो इसका मतलब ये है कि इस बात की समझ सबको है, इस हकीकत का इदराक सबको है कि जिस जमात का कोई नजरिया ना हो अवाम उसके साथ खड़े नहीं होते। खान साहब ने इक़्तिदार का तकरीबन निसफ अरसा ताकतवर हलकों की मदद से गुजार लिया है। अब उनका ख्याल ये है कि बाकी मुद्दत वो अपने नजरियाती होने की बिना पर पूरी कर लेंगे। तो असल इम्तिहान अब शुरू हुआ है, जब उन्हें किसी बड़ी ताकत की मदद के बगैर कारोबार हुकूमत चलाना है। तो लगता यूं है
कि अब घबराने की बारी कौम की नहीं, बल्कि अब घबराने की बारी खुद हुकूमत की और खास साहब की है। अब कदम कदम पर उन्हें यह सुनने को मिल सकता है कि आपने घबराना नहीं, अब हुकूमत को सिर्फ मेरिट पर चलाना है। अब अगले 6 महीने घबराहट के हैं। कौम तो घबराहट के बगैर इम्तिहान से गुजर गई। देखना यह है कि जो ना घबराने का दर्स दिया करते थे वो खुद घबराते हैं या नहीं। थिंक टैंक में गुफ्तगू कर रहे हैं, ये भी रिपोर्टर है, इनका तजिया देखते हैं। आजकल हम रिपोर्टर और तजिया निगारों के तजिया ज़्यादा देखते हैं क्योंकि उनके पास खबर भी तो होती है। देखते हैं हावर घुमन क्या फरमाते हैं। आते हैं, कभी इस्तीफे देते हैं, कभी कुछ, उसके बाद आ जाता है इमरान खान इलेक्शन जीत के। मान लिया वो उनको कोई लाने वाले थे, फट्टे लगाने वाले थे, मेरे नज़दीक वो फट्टे लगाने वाले एक आध फट्टा और लगा लेते, कोई कम से कम 15-20 नशिस्तों की उनको अक्सरियत तो दे देते ना, वो आराम से हुकूमत तो करते रहते हैं। एनीवेज, अब ये मसला जो मेरे ख्याल में सबसे बड़ी गलती नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले कर रहे हैं ना, इन्होंने आके पहले दिन ही ये नारा लगाना शुरू कर दिया कि ये सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है। और भाई अगर सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है या सिलेक्टेड हाउस है तो आप वहाँ पे बैठे कर क्या रहे हैं? और मुझे ये बताएं, पिछले 2 साल के अंदर अपोजिशन पार्टी ने कोई ऐसा काम किया है, कोई ऐसी कानून साजी लेके आए हैं जो कल कलां को अगर फ्रेश मैंडेट जिसकी तरफ ख्वाजा आसफ साहब ने इशारा किया वो होता है तो उस फ्रेश मैंडेट को सारी पॉलिटिकल पार्टीज मनोवन मान लेंगी कि जी इलेक्शन बिल्कुल इस पे हम मुतमईन है और जो पार्टी जीती है वो उसको मुबारक हारने वाली पार्टी देगी? हरगिज नहीं। क्या आपने देखा कि नैब के कानून को तब्दील करने के लिए हवाले से कोई बात हो, गालम गलोच हो रही है? क्या आज जो इन्होंने 8-10 पेज का वो एक इशाइया वो एक जो रेजोल्यूशन दी है, मैंने वो सारी पढ़ी है, उसमें सिर्फ उन्होंने ये कहा है कि मौजूदा हुकूमत ने ये भी बुरा किया, ये भी बुरा किया। एक इशू के ऊपर कोई मुतबादल प्लान नहीं दिया कि जी टैक्सेशन ये होनी चाहिए, पाकिस्तान स्टील मिल को जो बेहतर करने का हमारे पास ये लाया अमल है, कोविड-19 को डील करने का ये होना चाहिए। लेकिन वो वही मैं कह रहा हूँ कि ये बस सियासतबाजी, नारेबाजी, ये हमारी कम से कम तो जो तजर्बाकार पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको थोड़ा ख्याल करना चाहिए। पाकिस्तान के ये जो शाह से ज्यादा शाह के वफादार लोग हर वक्त भूगो बजाते रहते हैं। अगर हुकूमत ने कुछ नहीं किया और अपोजिशन ने क्या किया तो कोई अकल के अंदर को ये समझाए कि असल जिम्मेदारी हुकूमत की होती है। इक़्तिदार में जो लोग हैं दे आर मोर रिस्पॉन्सिबल। अपोजिशन को नेशनल इशूज़ पर साथ रखना, उनसे तजावीज़ और कानून साजी में मदद लेना, ये हुकूमत की सवाबदीद है। अगर हुकूमत ये इख्तियारात इस्तेमाल नहीं करती तो फिर चिड़ी बेचारी की करे, ठंडा पानी पी मरे। यानी जो हुकूमत अपोजिशन को चोर चोर कहती रहेगी और अपोजिशन हुकूमत को धांधली की पैदावार या सिलेक्टेड कहती रहेगी, तो ऐसे पॉलिटिकल सेटअप से आप अच्छे नताइज की तवक्को क्या कर सकते हैं? और ये तवक्को कैसे कर सकते हैं वो को डिलीवर करें? यानी कोई कानून साजी कर सकें तो अपोजिशन तजावीज़ दे, हुकूमत उन्हें कंसिडर न करे, तो ऐसी तजावीज़ का क्या फ़ायदा? और हुक्मरान जमात का मौक़िफ़ ये है कि अपोजिशन उन लोगों पर मुश्तमिल है जो 35 साल इस मुल्क को कुछ नहीं दे सके, उनकी पॉलिसियों की कोई वैल्यू नहीं है, तजावीज़ की वैल्यू नहीं है, पॉलिसियाँ नाकाम रही हैं, तो फिर अपोजिशन के पास क्या रह जाता है? तो अगर कोई ये समझता है कि इस वजह से कि अपोजिशन ये समझती है कि कोई सिलेक्टेड है, उनको असम्बलियों से निकल जाना चाहिए, असम्बलियों में नहीं बैठना चाहिए, तो शायद वो सियासत के रूल से वाकिफ नहीं है। अपोजिशन इस वक्त असम्बलियों में ज़रूर बैठी है लेकिन वो अंडर प्रोटेस्ट असम्बलियों में मौजूद है। और अब कुछ दोस्तों की बात करते हैं कि सियासी सूरत हाल के ऊपर उनका क्या तबसरा और तजिया। देखते हैं, हमारे दोस्त गुफ्तगू कर रहे हैं। वॉच दिस। उसी के बिल्कुल ऑपोजिट कर रहे हैं जो आपने क्लेम किया था, ये चीज़। और दूसरा आपने कहा कि कौमी असम्बली में जो एक था, एक थोड़ी सी टोन चेंज हुई थी। मेरा ख्याल है कि सिचुएशन अब वो नहीं है, कंफर्टेबल जोन में नहीं है इस वक्त मौजूदा हुकूमत पीटीआई की और खान साहब, और अब वो सोलो फ्लाइट नहीं कर सकते। अच्छा। अब जो बार बार पिछले 2 साल से उनको ये एडवाइस की जाती रही, नसीहत, बंद कमरे में मशवरे दिए जाते रहे, उनके कुछ सीनियर मोस्ट लोगों को बुला के ये बताया जाता रहा कि सबको साथ लेके चलना पड़ेगा, बाकी अकाउंटेबिलिटी, एंटी करप्शन मूव, ये सब कुछ चलती रहेगी, ये इदारे करते रहेंगे, ये इदारों पे छोड़ दें, लेकिन पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक एक ना जाया जाए और एक अपोजिशन को
उनके साथ मिनिमम सूबों के साथ भी और अपोजिशन के साथ भी वर्किंग रिलेशनशिप होनी चाहिए स्टेट अफेयर चलाने के लिए। वो मेरा ख्याल है कि पहली दफ़ा हमने फील किया ये लास्ट स्पीच में कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को ये बात अब फील हो रही है कि नहीं, अब थोड़ा सा टोन जो है वो चेंज करनी पड़ेगी। तो वो टोन चेंज किया उन्होंने। देखिए, शायर ये कहने की कोशिश कर रहा है कि मौसम बदल चुका है, यानी सियासी फिजा तब्दील हो चुकी है। हुकूमत और ताकतवर हलकों के ताल्लुकात वो नहीं रहे जो कभी थे, और खान साहब को मिलकर चलने का पैगाम दिया जा रहा है, जिसके बाद खान साहब के लबो लहजे में तब्दीली आ रही है। तो ये मैंने तर्जमा कर दिया, यानी खान साहब के हमायती हल्के ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि खान साहब को ताकतवर हलकों ने अपोजिशन के साथ बैठने या चलने पर मजबूर किया है, ताकि उनके वोटर और सपोर्टर खान साहब के बदले हुए लहजे को मजबूरी समझे, रजामंदी नहीं। जबकि हकीकत ये है कि खान साहब को बदलते हुए हालात की खुद समझ आ रही है। उन्हें अच्छी तरह मालूम है कि उनकी हुकूमत डिलीवर नहीं कर पा रही, इत्तेहादी उनसे नाराज हो रहे हैं, अपने लोग भी नाराज हैं। तो लहजे की तब्दीली का ताल्लुक ताकतवर हलकों से हो या ना हो, मगर पार्टी के अंदरूनी मामला से जरूर है। तो मेरे नजदीक ये तासुर देना कि खान साहब को मिलकर चलने का पैगाम दिया गया है, ये भी उन्हें बेल आउट करने की कोशिश है। ये पैगाम तो पहले भी दिए जा रहे थे। बहुत से ताकतवर हलके, बहुत एक बड़ा सेगमेंट उनका वही कहता था कि मिलकर चलें, लेकिन उस वक्त ये माना नहीं गया, और इसलिए नहीं माना गया कि उस वक्त बड़ा जोम था, और आज वो जोम तकरीबन टूट चुका है। आगे बढ़ते हैं और फैसल वाडा मिनिस्टर हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं कामरान शाहिद के साथ, और देखते हैं कि वो क्या फरमाते हैं। चुन्नी मुन्नी पार्टियों के नन्हे मुन्ने लीडरान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आपको याद होगा, मास्क पहन के। मैंने उसी वक्त ट्वीट किया था कि इनके पास आज के दिन के बाद मुंह छुपाने के लिए मास्क भी छोटा पड़ जाएगा। और हमने जिस तरीके से इलेक्शन अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जीता, सेनेट जीता, यही शिकस्त हमने कहा था कि आपको बजट में पड़ेगी, और बजट में ये भी हमारा साथ देंगे। नूरा कुश्ती देखी आज आपने, नंबर एक। नंबर दो ये कि जो आए थे आज हमारा इस्तीफा ले रहे, वो बजट पास करा के मुस्कुराते हुए अंदर गए हैं। तो कौम को हमने आईना दिखा दिया है। कोई टैक्स लगा नहीं, टैक्स के ऊपर लेक्चर देते रहे। अच्छा, लेक्चर देने वाले कौन है? नवाज शरीफ साहब की पार्टी। नवाज शरीफ साहब कहाँ है? मुल्क से भागे हुए हैं। नवाज शरीफ साहब का समधी कहाँ है? वो मुल्क से भागा हुआ है। जो फाइनेंस मिनिस्टर था, जो दूध की नहरें भाग गया था, नवाज शरीफ साहब का भतीजा कहाँ है? वो मुल्क से भागा हुआ है। शहबाज शरीफ का दबाद कहाँ है? वो मुल्क से भागा हुआ है। बेटी भागने के चक्कर में उसको हमने रोका हुआ है। हमने, यानी कि उसमें मेरा भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। मरियम नवाज को रोकने में आपका कंट्रीब्यूशन है। शहबाज शरीफ का दूसरा बेटा कहाँ है? वो जेल पर है। जो हमजा 100% है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और उसके लिए अगर धावा बोलना पड़ा, और कोई इसके पिछलीदार की कोई ड्रामा हो गया रिपोर्टों का, और लोगों की हमदर्दियां जाग गई, तो हम एयरपोर्ट में भी खड़े मिलेंगे और आपको वो दिखाएंगे जो आप 65 साल में मरियम नवाज साहब को रोकने के लिए क्या बंदूकें लेके खड़े होंगे, या क्या लेके खड़े होंगे? फैसल भाई, क्या सोचा आपने? अगर सर वो तो जिस स्पीड, वो तो कामरान शाहिद साहब, वो तो मंजर देखने वाला है, उसका तो हम भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। देखे तो आप आगे आगे होता क्या है। जुबैर भाई, ये अब पता चला कि मरियम नवाज को रोक। देखिए, मरियम नवाज को बैरून मुल्क जाने से जिन्होंने रोक रखा है, वो सबको मालूम है कि वो कौन है, और जब वो चाहेंगे तो फिर फैसल वाडा भी चाहेंगे तो रोक नहीं पाएंगे। वैसे भी हमारे दोस्त फैसल वाडा को बड़े बड़े दावे करने की आदत है, बल्कि शौक है। बदकिस्मती से उनका तुक्का आज तक कभी तीर नहीं बन सका। जिस तरह शेर शीद के अक्सर तुक्के कभी ना कभी कोई ना तीर बन ही जाता है, तो कोई ना कोई बात शेर शीद की सही निकल ही आती है। लेकिन फैसल वाडा जो बात करते हैं, बदकिस्मती से उलटी पड़ती है। समंदर से तेल निकालने का उन्होंने ही दावा किया था, और वो बैकफायर कर गया। फिर उन्होंने एक हफ्ते में नौकरियों की बारिश का दावा किया, वो भी पूरा ना हो सका। फिर उन्होंने ये भी कहा था कि अगले चंद रोज में लोग टैक्स देने के लिए पीछे पीछे फिरेंगे। तो यहाँ हुकूमत टैक्स के लिए पीछे पीछे फिर रही है और लोग टैक्स नहीं दे रहे। फिर उन्होंने ये भी कहा था कि नवाज शरीफ किसी सूरत बाहर नहीं जाएंगे, वो बाहर भी चले जाएंगे। तो अब उन्होंने ये दावा कर दिया कि मरियम नवाज उनकी वजह से बैरून मुल्क जाने से रुकी हुई है। हालांकि खुद उन्हें अच्छी तरह ये मालूम है कि उनके दावे में कितनी सदाकत है, फैसले कहाँ होते हैं और कौन करता है, ये भी उन्हें अच्छी तरह मालूम है। यानी ये कहा जा सकता है कि जी को बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है,
वरना मरियम नवाज की खामोशी और उनका सियासी सरगर्मियों को महदूद करने का ताल्लुक फैसल वाडा की ख्वाहिशों से तो हरगिज नहीं है। यहां पे लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे और भी हम मौजूदात आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय में खार काज़िम। ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत और सबसे पहले देखते हैं तजिया जनाब सुहेल वड़ैच का। बहुत ही सीनियर तजिया निगार और सीनियर सहाफ़ी हैं। वो पॉलिटिकल सिचुएशन को किस नज़र से देखते हैं, नुक्ता नज़र में वो अपना नुक्ता नज़र बयान कर रहे हैं सुहेल वड़ैच। तो अपोजिशन के हवाले से तो पीएम कह चुके हैं कि वो मैटर ही नहीं करते, तो फिर आप ये किसे सुना रहे हैं सुहेल साहब? देखें, गुजारिश ये है कि हमें सबको पता है कि ये नाम चाहे अपोजिशन का ही लें, सुना तो किसी और को ही रहे हैं। जाहिर है अपोजिशन तो बेचारी इस काबिल ही नहीं है कि वो उनकी हुकूमत हटा सके या ये कह सके कि जनाब सिर्फ -1 का फार्मूला है। और दूसरी बात है कि मेरा ख्याल है कि कोई ऐसी अभी तो सीरियस मूव भी नहीं है। हाँ, जाहिर है ये बात तो जरूर हो रही है और होनी भी चाहिए, और वो हो रही है कि जो भी मुल्क हो, जो भी पार्टी हो, उसमें मुतबादल होने चाहिए। और जितने भी मुहज़्ज़ब ममालिक हैं, कौन सी जमहूरियत है जिसमें क़यादत का मुतबादल ही ना हो? ये भी तो वज़ीर आज़म को बताना चाहिए था ना कि भाई मुतबादल की तलाश भी तो होनी चाहिए। पीटीआई में उनका मुतबादल कौन है, पाकिस्तान में उनका मुतबादल कौन है? अगर इसकी तलाश की जाए या इसमें किसी का नाम आए तो उसमें बुरा मनाने की क्या बात है? तो बुनियादी बात तो ये हो रही है कि अगर ये क्राइसिस रिजॉल्व ना हुआ, अगर इकॉनमी ठीक ना हुई, अगर गवर्नेंस के मामला ठीक ना हुए, तो क्या पीटीआई के अंदर कोई ऐसा बंदा है जो उनका मुतबादल बन सके? क्या कौमी असम्बली के अंदर कोई ऐसा बंदा है जो उनका मुतबादल बन सके? बात तो अभी सिर्फ यहाँ तक हुई है। इससे आगे तो वज़ीर आज़म साहब ने खुद अपनी इमेजिनेशन से, तख़य्युल से आगे को बात बढ़ाई है। मेरा ख्याल है इससे आगे अभी तक बात नहीं गई। देखिए, सवाल यह है कि जब किसी के मुतबादल की तलाश शुरू हो जाए तो फिर वो घबराएगा नहीं तो और क्या करेगा? और खान साहब एवं नहीं घबराते जब तक कोई गैर मामूली बात ना हो जाए। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो इस ख्याल के तहत परेशान है कि उनका मुतबादल क्यों तलाश किया जा रहा है। खुद उन्हें मालूम हो चुका है कि वो बहुत से हलकों की तायीद और हमायत से हुकूमत महरूम हो चुकी है। जो घबराहट या परेशानी की असल वजह है, तो दाएं बाएं से उन्हें यह पैगाम दिया जा चुका है कि उनकी कारकर्दगी और गवर्नेंस तसल्ली बख्श नहीं, और अब उन्हें मजीद सपोर्ट नहीं मिल सकती जिस तरह मिलती रही है। तो यह घबराहट की असल वजह है। बाकी ये बात भी दुरुस्त है कि अपोजिशन किसी तहरीक या सियासी इनकलाब से फिलहाल हुकूमत गिराती हुई नजर नहीं आती। मार्क्सवादी पीपल पार्टी के इस वक्त कोई भी हुकूमत का किसी से भी सियासी मैच नहीं है। सिर्फ एक पीपल पार्टी है जिससे हुकूमत का सियासी मैच पड़ा हुआ है। मौलाना फजलुर रहमान, उनकी जमात या मुस्लिम लीग नून उनके लिए खतरा बन सकते हैं, लेकिन वो समझते ये है कि खान साहब को सियासी शहीद बनाने की गलती नहीं करना चाहिए। यानी इन दोनों जमातों का इस वक्त नुक्ता नजर ये है, ये शायद मुस्लिम लीग नून का ज्यादा है और मौलाना फजलुर रहमान का कम है, कि किसी तहरीक के नतीजे में खान साहब को ना हटाया जाए। तो इसके अलावा जो भी तरीकेकार हो वो कबूल है। तो हकीकत यह है कि सिर्फ मुतबादल की तलाश ने खान साहब को परेशान नहीं किया, बल्कि परेशानी उन कश्तियों के जल जाने की है जिन पर उन्हें साहल तक पहुंचने का शर्फ हासिल हुआ था। आमद भी गुफ्तगू करें नया पाकिस्तान में, और कुछ बजट के हवाले से और कुछ अरकान असम्बली के दाएं बाएं होने के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं। वॉच हामद भी वो ये है कि मेरी जो इन्फॉर्मेशन है कि पीटीआई के जो नाराज अरकान हैं उन्होंने कुछ दिन पहले अपोजिशन की पार्टियों से रब्ता किया था और कहा था जी कि हमारे साथ पीटीआई की हुकूमत ने वादा किया था कि जनूबी पंजाब सूबा बनाया जाएगा, हमें काश्तकारों के लिए स्पेशल पैकेज का ऐलान किया जाएगा और कुछ तरक्याती मनसूबों का वादा किया गया था। हमारे वादे पूरे नहीं हुए, तो हम आपके साथ अपना पूरा ताउन करेंगे और आप बजट को मंजूर ना होने दें। तो जो अभी तक मेरी इंफॉर्मेशन है वो ये है कि मुस्लिम लीग नून की जो कुछ सीनियर लीडरशिप है उन्होंने आपस में सलाह मशवरे के बाद उनको ये कहा कि हम बजट की मंजूरी में तो फिलहाल कोई रखना नहीं डालेंगे, लेकिन बजट जब मंजूर हो जाएगा उसके बाद आपके साथ मिलकर हम कोई स्ट्रेटजी बना सकते हैं। लेकिन इस मसले पे मुस्लिम लीग नून की जो पॉलिसी है वो कोई वाज़ेह नहीं है
क्योंकि आज ख्वाजा आसिफ साहब ने बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ बैठकर ये कहा कि हम बजट को रिजेक्ट करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि जो एपीसी होगी उस एपीसी में जाके कोई फाइनल स्ट्रेटजी सामने आएगी। लेकिन आज जो इमरान खान साहब का जो डिनर है, उस डिनर के बारे में बताया ये जा रहा है कि उस डिनर के अखराजात इमरान खान साहब अपनी जाती। और कहने वाले तो कहते हैं कि असल कहानी बजट की मंजूरी के बाद शुरू होगी, तो बजट मंजूर कराना कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं था। इतलात ये कि नवाज शरीफ ने हुक्मरान जमात के बागी धड़े को तहरीरी यकीन दहानी के बगैर साथ मिलाने की मुखालफत कर दी है। तहरीक इंसाफ का एक धड़ा जो 17 से 18 अरकान कौमी असम्बली पर मुश्तमिल था, उस धड़े ने बजट के खिलाफ PMLN को तावन की पेशकश की थी। तो जरा ये कहते हैं कि नून लीग के एक सीनियर लीडर ने अपनी क़यादत से रब्ता किया, जहां से यह जवाब मिला कि नाराज अरकान सिर्फ अपने तरक्याती फंड मंजूर कराने के लिए अपोजिशन के साथ मिलने का तासर दे रहे हैं, यानी काम निकल जाने पर वो मुनहरफ भी हो सकते हैं। इसलिए वो लोग जो तहरीक इंसाफ से अपोजिशन में आ रहे हैं, अगर वो तहरीर तौर पर लिख कर दे दें कि वो हमारे साथ हैं, यानी अपोजिशन का साथ देंगे, तो उन्हें साथ मिलाया जा सकता है। तो नवाज शरीफ ने अपनी जमात को यह हिदायत दी है कि वो जल्दबाजी न करें, जो भी हुक्मरान जमात से अलहदा होकर अपोजिशन का साथ देना चाहे उससे तहरीरी गारंटी ली जाए, ताकि कल को वो दाएं बाएं ना हो सके। तो असल मसला बजट का नहीं है, असल मसला जो इस वक्त चल रहा है वो तहरीके अदम एतमाद का है। अपोजिशन का एक धड़ा ये कहता है कि तहरीके अदम एतमाद लाई जाए, मुस्लिम लीग अभी इस पर राजी नहीं है, लेकिन जरा ये कहते हैं कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में इस बात का फैसला किया जाएगा कि वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद लाई जाए या नहीं। और इसका इन्हिसार इस बात पर नहीं होगा कि हुकूमत से कुछ अरकान अलग होके उनकी पार्टी में आना चाहते हैं नहीं आना चाहते, लेकिन ये शर्त रखी गई है कि जो भी लोग आएंगे वो रिटर्न लिख के देंगे, तो उसके बाद ही उनको अपोजिशन अपने साथ अलायंस करेगी। बात करते हैं गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर के हवाले से। चौधरी सरवर बता रहे हैं कि गुज़श्ता 22 माह की हुकूमत की कारकर्दगी क्या है, कामयाबी कौन सी, नाकामी कौन सी। वॉच गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर। सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या है पिछले 2 साल के अंदर? मैं पूरे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं, आपकी नजर में सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या है? मैं पहली सबसे बड़ी अचीवमेंट तो मैं समझता हूं कि जब कोविड-19 आया है तो इन हालात में 144 अरब रुपया, मेरा ख्याल है किसी भी थर्ड वर्ल्ड कंट्री में ये मुमकिन नहीं हुआ कि 1 करोड़ से ज्यादा फैमिली को 12,000 रुपया जो है पर खानदान जो है वो हमने ये अचीवमेंट है सबसे बड़ी किया है। ये भी हमारी अचीवमेंट है। तो करंट अकाउंट डेफिसिट की मैंने बात की है, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इस पूरे 2 साल के अंदर सबसे बड़ी गलती कौन सी है? ढके छुपे बात बता नहीं, बस एक ही है कि मेरा ख्याल है कि हमें अपने जो ट्रुप्स हैं, हमें वो टीवी पे जाके क्या कहते हैं, मैं क्या कहता हूं, दूसरा क्या कहता है, तीसरा क्या कहता है, वी शुड ऑल बी थिंकिंग वेरी हार्ड कि उन हालात में जबकि एक जेर जबर की गलती भी मीडिया हमारी पकड़ने के लिए तैयार है, अपोजिशन पकड़ने के लिए तैयार है, तो वी शुड थिंक मेनी टाइम्स बिफोर वी से एनीथिंग अबाउट अवर गवर्नमेंट, अबाउट एनी पॉलिसी, अबाउट अदर इश्यू। यानी कोरोना ना आता तो हुकूमत के पास अपनी सबसे बड़ी कामयाबी गिनवाने के लिए कुछ भी नहीं था। इसीलिए तो गवर्नर पंजाब ने कोरोना वबा के दौरान गरीबों की इमदाद को अपनी 2 साल हुकूमत के दौर की सबसे बड़ी कामयाबी करार दिया है। यानी जे देखा तकरीरा वल्ले ते बल्ले बल्ले बल्ले, और जे देखा अमला वल्ले ते कुछ नहीं मेरे पल्ले। हुक्मरान जमात अपने 2 साल इक़्तिदार के दौरान कोई एक भी ऐसा काम नहीं कर सकी जिसे कामयाबी के तौर पर पेश किया जा सके। कोरोना तो एक वबा थी जो अचानक आ गई, लेकिन उससे पहले भी तो हुकूमत मौजूद थी। और ये भी लोग कहते हैं कि कोरोना वायरस फैलने से कबल मईशत डूब चुकी थी, गवर्नर्स का बुरा हाल था, हुकूमत की रिट बराए नाम रह गई थी। गवर्नर पंजाब सरवर के मुताबिक गरीबों की मदद, वो भी कोरोना वबा के दौरान, यह हुकूमत की सबसे बड़ी कामयाबी है और तजाद बयानी सबसे बड़ी नाकामी है। दूसरे लफ्जों में वो भी ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि बोलने से पहले सोचा करें। गवर्नर पंजाब सियासी आदमी है और बोलने में खासे मोहतात रहते हैं, लेकिन हकीकत यही है कि हुक्मरान जमात ने अपना सबसे ज्यादा नुकसान बड़े बड़े दावों और यू टर्न पॉलिसियों या झूठ बोलने की वजह से किया है। बगैर सोचे समझे बोलना और फिर इस पर यू टर्न ले लेना, इससे
हाँ साहब और उनकी जमात की साख बहुत ज्यादा मुतासर हुई है। यहाँ पे लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और भी हम मौजूद आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय और मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत है। कुछ अपोजिशन की बात करते हैं। अपोजिशन इतलात ये है कि स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने की बातें हो रही हैं। तो शहबाज गिल हुकूमत के पॉलिटिकल एडवाइज़र हैं, ज़रा उनसे सुनते हैं कि उनका इस हवाले से क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। कौमी असम्बली की बात की तो सबको पता है कि पीटीआई में भी बहुत सारे लोग उनसे खुश नहीं होते। ऐसा और उसकी वजह क्या है कि वो कोशिश करते हैं कि दरमियान में रह के सबको वक्त दे के अवाम को चलाएं। अब अपोजिशन के 40 घंटों का तनासब था, उससे कहीं ज़्यादा इन्होंने वक्त इस्तेमाल किया। उसके बावजूद भी ये चाहते थे कि बजट वाले दिन बजट पास ना हो बल्कि इनकी जो सियासी तकरीरें हैं वो हों। उन्होंने इनका टाइम भी इनको दिया, इनके टाइम के ऊपर भी वाफर टाइम दिया। उसके बावजूद इनको वो पसंद नहीं है तो बिल्कुल इनका आईनी हक है, लेके आए तहरीक अदम एतमाद। अगर हुकूमत के पास नंबर पूरे होंगे तो नजर आ जाएगा। अभी तो ये एक गैर मंतकी बात कर रहे हैं। पूरी दुनिया में एक मुसलमा असूल है कि जब कोई भी वजीर आजम या कोई वजीर आला असम्बली से बजट पास करवा लेता है तो वो एतमाद का वोट होता है असल में, क्योंकि अगर आपको बजट नहीं पास होता तो आपको फिर अदम एतमाद हो जाता है। तो जैसे ही बजट पास हुआ है तो बाहर निकल के ये दीवानों वाली बातें करते हैं कि जी एतमाद का वोट लेंगे। अभी तो एतमाद का वोट लिया आपके सामने। अब आप तो कहेंगे रोज सुबह उठ के हम एतमाद का वोट लें। अब हमारे कई वर्कर कहेंगे रोज उठ के इनका फलां इलाज करें, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि रोज उठ के वो इलाज किया जाएगा। तो हमें आइन और कानून के तहत सबको रह के अपने अपना अमल करना होता है। स्पीकर आइनी तौर पर बैठे, उनको वोट मिले हैं और अगर इनके पास नंबर ज्यादा होंगे ये लेके आएंगे तो स्पीकर जो है उनको ये अपना स्पीकर ले आएंगे। ठीक है। और अभी इन्होंने बजट में देख लिया कि नंबर पहले से बड़े हैं, कम नहीं हुए, वो सबने देख लिया। अच्छा मालिक साहब, जरा परवेज लाई साहब का जरा बयान सुन लेते हैं कि उनके अल्फाज क्या है। सुने जी परवेज लाई साहब ने क्या कहा। पाकिस्तान जो इस्लाम के नाम पर वजूद में आया था, देखिए शुनीद ये है कि अपोजिशन स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने की तैयारी कर रही है। अपोजिशन खुसूसन पीपल्स पार्टी, उनको बहुत गुस्सा है स्पीकर साहब पे, तो वो बहुत ज्यादा मुतहरक है। पीपल्स पार्टी ये समझती है कि स्पीकर असद कैसर का रवैया बहुत जानबदाराना है। और दूसरा, अगर स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की कोशिश की जाए तो ये पता चलेगा कि हुकूमत कितनी स्ट्रांग है, कितने पानी में है और अपोजिशन कितने पानी में है। अगर अपोजिशन स्पीकर को हटाने में कामयाब हो गई और उनके साथ वो कुछ ना हुआ जो सेनेट में हुआ था, तो फिर हुकूमत की शिकस्त समझी जाएगी और वज़ीर आज़म की पोजीशन कमजोर होगी, तो उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा या उनके खिलाफ भी यही एक्सरसाइज दोहराई जाएगी। तो बादी नजर में तो ये बिल्कुल नहीं लगता कि अपोजिशन इस वक्त नंबर गेम में हुकूमत से आगे निकल गई है या बहुत स्ट्रांग है। लेकिन इतलात यही है कि बहुत से हुकूमती अरकान इस हवाले से अपोजिशन को यकीन दहानियां करा रहे हैं कि हम आपके साथ हैं। लेकिन अभी इसका कोई हतमी फैसला नहीं हुआ कि स्पीकर के खिलाफ तहरीक एतमाद लाई जाएगी या नहीं लाई जाएगी, क्योंकि अपोजिशन में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि शहबाज शरीफ बीमार हैं, उन्हें कोरोना है, तो उनकी सेहतयाबी का इंतजार है। इसके लिए एक APC भी बुलाई गई थी, लेकिन वो APC 2 बार मनसूख हो चुकी है। तो अब वो सेहतयाब होंगे, वापस आएंगे, तो फिर अपोजिशन बैठकर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस करेगी, जिसके बाद शायद अपोजिशन कोई वाज़ेह हिकमत अमली तय करने में कामयाब हो जाए। हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया, तो पहले माफिया करार देकर लड़ने का तासुर और माफिया से मुकाबले का माहौल बनाना, फिर उसी माफिया की मर्जी का रेट तय करना और उसे माल कमाने का मौका देना। तो कहने वाले तो कहते हैं कि इससे बड़ा विजन किसी हुकूमत का और क्या हो सकता है। यानी चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाजत दी, बहरान पैदा किया, चीनी वालों को माफिया करार दिया और चीनी महंगी करा दी। आज तक चीनी के रेट में 1 रुपए की कमी ना हो सकी। अद्वियात की कीमतों पर इजाफा किया, कीमतों में 400% इजाफा किया, फिर उसे माफिया कहकर लड़ाई का तासुर दिया, लेकिन किसी दवा की कीमत में 1 रुपया भी कमी ना हुई। आटा और गंदम फरोख्त करने वालों पर माफिया का टैग लगाया और 600 रुपए वाला थैला 1200 रुपए पहुंच गया, तो आटे की कीमत में भी 1 रुपया कमी न करा सके, ये भी माफिया। डॉलर वालों को भी कहा यह माफिया है, तो डॉलर
160 पर पहुंच गया। तो पेट्रोल की कीमत में कमी करके बहरान पैदा किया गया, पेट्रोल वालों को माफिया की फहरिस्त में शामिल किया गया और पेट्रोल की कीमत में 26 रुपए इजाफा करके रातों रात 300 अरब रुपए आवाम की जेब से निकाले गए। इससे तो यही तासर मिलता है कि जिसको ये नहीं मालूम कि वो माफिया है और वो माल कमा सकता है, तो उन्हें जगह जगह कर ये बताया जा रहा है कि तुम माफिया हो, तुम्हें माल बनाना नहीं आता, माफिया का लेबल लगवाओ और जी भर कर लूट मार करो। तो ये कैसी लड़ाई है? अब तो लोग डरने लगे हैं कि जिसको माफिया कहा जाएगा वो माल कमाने चल पड़ेगा, वो मजीद अमीर होगा। यानी पेट्रोल बहरान पैदा करने वालों को यह सजा दी गई कि वो फी लीटर पेट्रोल पर 25 रुपए कमा लें। आटा बहरान पैदा करने वालों को यह सजा, आटा महंगा। डॉलर माफिया को यह सजा कि डॉलर को 160 पर ले जाए। और फिर भी हम ये सुनते हैं कि घबराना नहीं। तो हाँ साहब की माफिया से लड़ाई यकीन मानिए अवाम के पल्ले नहीं पड़ रही और अब लोग डरने लगे हैं कि प्राइम मिनिस्टर खुदा ना खास्ता किसी चीज का नोटिस ना ले ले। आज बिलावल भुट्टो ने भी कौमी असेंबली में यही कहा कि प्राइम मिनिस्टर खुदा के लिए किसी चीज का नोटिस ना ले, क्योंकि पता ही चलता है कि जो नहीं होना था वो हो चुका था। अब तस्वीर का दूसरा रोशन पहलू भी है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हुकूमत पेट्रोल माफिया के आगे ब्लैकमेल हो गई, तो उन्हें यह गलतफहमी दूर कर लेनी चाहिए कि हुकूमत ने पेट्रोल पंपों को बल्कि सजा दी है। सजा ये दी है कि अब वो 24 घंटे खुले रहेंगे। पेट्रोल की किल्लत फौरी तौर पर खत्म हो गई है। तो हुक्मरान जमात ने जिस तरह पेट्रोल की कीमतों में इजाफे का बम चलाया है, इसकी मिसाल माजी करीब या दूर में कहीं नहीं मिलती। 26 दिन पेट्रोल सस्ता दिया और फिर 26 रुपए फी लीटर महंगा किया, यानी यौमिया 1 रुपया हर्जाना, ये पूरी कौम को सिला मिला है। इसलिए तो नदीम बाबर ये फरमाते हैं कि 4 दिन और इंतजार करते तो 30 रुपए महंगा करना पड़ता। तो खान साहब के हामी जो समझते हैं कि खान साहब माफिया से लड़ रहे हैं और माफिया उन्हें चलने नहीं दे रहा, खान साहब से गलतियां जानबूझ कर कराई जा रही हैं, तो ये बात करते हुए उन्हें खुद सोचना चाहिए कि जो लीडर दूसरों के कहने पर गलतियां करे फिर उन्हें क्या कहा जाए। वो इस तमाम सूरत हाल पर जरा हम आपको सुनवाते हैं कि माजी में हुकूमत का मौकिफ था क्या। इमरान खान साहब जब अपोजिशन में थे बात करते थे पेट्रोल पर, लेकिन क्या करते थे आपको सुनवाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जब इंटरनेशनली 25% कीमत कम हुई है तेल की, तो बिजली की कीमत कैसे बढ़ गई? क्योंकि 40% बिजली तो तेल से बनती है जो बाहर से मंगवाते हैं, तो वो तो कम हो गई है। क्योंकि जब लोगों को गुजारा ही नहीं होगा, लोग महीने की तनख्वाह में नहीं गुजारा कर सकेंगे, मजदूर अपनी तनख्वाह में नहीं गुजारा करेगा महंगाई के जरिए, तो आखिर में खुदकुशी ये करेगा या लोगों को मारेगा। पाकिस्तान की 50 साल की तारीख में कभी इतनी महंगाई नहीं हुई जो आज है। इंटरनेशनली तेल की कीमत नीचे आती है, जबकि बाकी मुल्कों ने 70% कम की डीजल और पेट्रोल की कीमत, हमें सिर्फ 35% कम की गई। यहाँ बाकी पैसा खा गया। अगर चीजें महंगी होती हैं, पेट्रोल महंगा होता है तो सब कुछ महंगा कर देते हैं। अब पेट्रोल नीचे आया है तो आवाम से फिर भी पैसा बनाया जा रहा है। मैं डिमांड करता हूं पाकिस्तानी कौम की तरफ से, आपको कम से कम 5 रुपए लीटर पेट्रोल और केरोसिन ऑयल की कीमत कम करें और 20 रुपए लीटर डीजल की कीमत कम करें। साबिक गवर्नर सिंध जुबैर अहमद PMLN के रहनुमा हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं पावर प्ले में। देखते हैं कि उनका क्या वर्जन है, अपोजिशन क्या सोच रही है हुकूमत के हवाले से। वॉच दिस। पूरी टीम फेल होती है तो फिर परफॉर्मेंस नहीं होती है, और पूरी टीम फेल हुई है। कप्तान तो है ही, बिल्कुल उनके साथ तो हमारी उम्मीद थी ही नहीं। तो मुझे तो समझ नहीं आती कि पाकिस्तान के जो हालात हैं जहां हम आके खड़े हो चुके हैं, या तो देखे ना अभी जुबैर साहब, क्या आप अपनी पार्टी के पार्लिमान में, कौमी असेंबली में लीडर ख्वाजा आसिफ, उनकी लाइन से आप कुछ अलग पेज पे हैं? क्योंकि वो तो कहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से ही लीडरशिप ले आओ। बिलावल भुट्टो भी यही बात कर रहे हैं, तो आपकी लाइन इस हवाले से डिफरेंट है, आप अलग पिच पे खेल रहे हैं। जी मेरी लाइन डिफरेंट है। मैं क्योंकि मुझे कोई ये बता दे कि इमरान के हटने से और किसी और के वजीर आजम बनने से क्या फर्क पड़ेगा, या तो कोई हमें कोई ऐसा कंक्रीट कोई फॉर्मूला बताया जाए। तो आपने ख्वाजा आसिफ से नहीं सवाल किया इस हवाले से? शाहिद खाकान अब्बासी साहब से सवाल नहीं किया? डिबेट है हमारी।
नहीं, ये तो हमारी इंटरनल डिबेट है। मैं तो बिल्कुल सवाल ये कर रहा हूँ और रेज भी कर रहा हूँ कि मुझे कोई ये समझा दे कि क्या हम ये कह रहे हैं कि जी एक इमरान खान प्रॉब्लम है पीटीआई में, पूरी की पूरी ऊपर से लेके नीचे तक जो प्लेइंग 11 है और जो रिजर्व्स में बैठे हुए हैं ऑल आर फेलियर्स। मुझे एक की परफॉर्मेंस बता देना। या तो आपका ये जाती ख्याल है या आपकी लीडरशिप का भी यही ख्याल है? नहीं, ये तो सबका ख्याल है कि दिस इज अ कंप्लीट फेलियर पाकिस्तान हमारे लिए। मैं तो आपको पता है अपोजिशन का एक धड़ा यह समझता है कि खास साहब को वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे से हटा दिया जाए तो बहुत से मसाइल हल हो जाएंगे, जबकि दूसरा हिस्सा यह समझता है कि खास साहब की बजाय पूरी हुकूमत तब्दील करना पड़ेगी, क्योंकि तहरीक इंसाफ बतौर जमात नाकाम हुई है या नाकामी से दो चार हो रही है। अब ये राय आमा और सोच है, इसका मतलब ये नहीं कि वाकई अपोजिशन के पास खास साहब को हटाने का कोई इख्तियार आ गया है। ये तो हाइपोथेटिकली एक सोच है जो अपोजिशन एक स्कूल ऑफ थॉट है, वो अपना हुकूमत के हवाले से क्या सोचते हैं, क्योंकि अपोजिशन का एक हिस्सा ये समझता है कि मौजूदा हुकूमत को मुद्दत पूरी करनी चाहिए। मां सवाए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के, यानी पिछले दौर में हमने देखा कि माइनस नवाज शरीफ, फिर हमने सुना माइनस जरदारी, तो अब कुछ लोग सोच रहे होंगे माइनस इमरान खान। तो ये सोच की बात है, क्योंकि बकौल इस धड़े के जो सोच रहा माइनस इमरान खान, वो ये समझता है कि खान साहब की वजह से पॉलिटिकल सेटअप सही तरीके से नहीं चल रहा, इसलिए अगर इनकी जमात कोई दूसरा उम्मीदवार ले आए तो अपोजिशन उन्हें सपोर्ट कर सकती है। तो ये ऑफर भी हो सकती है, सोच भी हो सकती है। खान साहब की जमात में इस तरह की बाहर कोई सूरत नजर नहीं आती कि माइनस इमरान खान फार्मूला काम कर जाए। कल जब बजट पेश हुआ तो 160 अरकान मौजूद थे, 172 कम से कम होने चाहिए और उससे ज्यादा उनके पास लोग हैं, लेकिन 160 के बाद जाहिर है अपोजिशन सोचेगी कि हुकूमत के पास शायद नंबर गेम पूरे नहीं है। अब दो चीजें, या तो खास साहब किसी कानूनी अमल या आईनी मजबूरी के तहत वजारत से महरूम हो जाए, तो फिर मजबूरी के तहत उनकी जमात से दूसरा बंदा वज़ीर-ए-आज़म बन सकता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो फिर दूसरा रास्ता तरीके एतमाद का रह जाता है। लेकिन ये सोचना ही फजूल है कि पार्टी के अंदर खास साहब से बड़ा कोई लीडर निकल आए और पार्टी को कैप्चर कर ले। आज के लिए इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे मजीद खबरों तबसरों तज्जियों के साथ। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय से इफ्तार काज़मी को इजाज़त दीजिए। आप हमें फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब और सोशल मीडिया के दीगर पेजेस, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। अपना फीडबैक जरूर हमें दीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी कल। अपना गिरदरवा के लोगों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।